हेलो छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के अगले लेक्चर में। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों की वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया हुआ था पिछले टॉपिक पे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला हम कंसिडर करते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम इसके अंदर सबसे पहला टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंसिडर करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, से वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम मेड विद 3 एक्सेस x, y एंड z। हम यहाँ पे एक लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ओवर द लेंथ L कंसिडर करते हैं। अब इसका एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं जिसका कि यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लेते हैं वेक्टर r', और इस पॉइंट के अराउंड हमने एक लेंथ कंसिडर की, इनफिनिटली स्मॉल लेंथ dl, और यहां पे एक टेस्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं p, जिसका की पोजीशन वेक्टर है r, और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस dl, ये है हमारे पास में वेक्टर r माइनस वेक्टर r'। अब हम इस dl लेंथ पे चार्ज क्या होंगे वो लिखेंगे, जो कि हमारा सोर्स चार्ज होगा, और उसकी वजह से इस टेस्ट पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। तो द अमाउंट ऑफ charge present on length dl of conductor। तो हम क्या लिखेंगे, dq equals to lambda times dl, where lambda is line charge density of this conductor। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी लेंथ की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट P पे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू L length of the conductor is, how do we write it, vector E as a function of r, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integral over the whole length L of lambda dl upon position vector r minus vector r prime cube into vector r minus vector r prime। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस टेस्ट पॉइंट P पे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास में सेकेंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। So let's have few correction in the diagram। तो सेकेंड हमारा है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हमने कंसिडर किया एक एरिया S ऑफ द कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और इसमें से हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया ds,
जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r प्राइम है, और एक टेस्ट पॉइंट p जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर टेस्ट पॉइंट का वेक्टर r माइनस r प्राइम है. Everything remains as it was earlier. So now the amount of charge present on ds area of the conductor. Here we should consider area charge, surface charge density sigma ds. तो अब हम पूरे के पूरे इस S की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द एरिया S ऑफ द कंडक्टर. तो इसको हम लिख सकते हैं E वेक्टर r प्राइम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर whole surface S of sigma ds, this thing upon mod of vector r minus vector r prime whole cube into vector r minus r prime. तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. लेट्स हैव नेक्स्ट थर्ड टाइप ड्यू टू वॉल्यूम. तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर करना होगा. तो हम थर्ड टाइप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके लिए हमने एक वॉल्यूम कंसिडर किया. सपोज कि ये हमारा वॉल्यूम है जो कि हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, और ये हमें यहाँ पे V वॉल्यूम है और इसका एक छोटा सा वॉल्यूम हमने dV कंसिडर किया. तो हमने लिखा द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन dV वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. तो यहां पे हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो dV, ये हमें चार्ज उस स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट मिलेगा. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द वॉल्यूम V of the conductor हमें मिलेगा E vector r prime as a function of vector r prime equal to 1/4 pi epsilon naught integral over the whole volume V rho dV in upon mod of vector r minus vector r prime whole cube into vector r minus r prime vector. तो इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. सो विद दिस द टॉपिक एंड्स हियर. अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग. Due to uniformly charged ring, you may call it circular conductor at a point on its axis, So with this this is the topic. अब हम क्या करते हैं इस टॉपिक के अंदर एक चार्ज्ड रिंग कंसिडर करते हैं. सपोज हमारे पास में ये रिंग है कुछ इस तरीके की, और इस रिंग का जो रेडियस हम कंसिडर कर रहे हैं, say this is the center and this is the radius of the ring, that is small r, and the charges are distributed on its surface uniformly. So those uniformly distribution of charge, positive charges is being shown on the diagram. Now from this center at distance say x, there is a point P at which the electric field needs to be calculated due to this whole ring.
तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने क्या ली, x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट dl कंसिडर किया, dl लेंथ, और इस dl लेंथ का जो डिस्टेंस है इस टेस्ट पॉइंट P से, उसको हमने लिया a। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, से दिस एंगल भी थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है dE। नाउ इफ इट इज द केस, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको हमने रिजॉल्व किया, हमें मिला dE cos थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा dE sin थीटा। अब इसी तरीके से इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे इसका दूसरा पार्ट सेम सिमिलर पार्ट dl लेंथ का होगा, जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट पॉइंट P पे इधर की तरफ होगा dE। ये एंगल भी थीटा है, इसको हमने रिजॉल्व किया, हमें मिला dE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट dE sin थीटा। तो इस तरीके से इस रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हम देखेंगे जो भी पार्ट अंडर कंसिडरेशन है, देयर इज ऑलवेज द काउंटर पार्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड सिचुएटेड काउंटर पार्ट इन सच अ वे दैट the electric field at point P due to that counterpart will have vertical component in such a manner that it will cancel the vertical component of its counterpart, और horizontal component जो होंगे वो सेम डायरेक्शन होने की वजह से एड अप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हम लिखते हैं, the line charge density of the conductor of the ring, हमने लिखा lambda equals to charge upon circumference 2 pi r। अब हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू discharge, due to this dl लेंथ, हम क्या लिखते हैं, dE इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught dq। dq is what, lambda dl upon what is the distance, a square। तो ये हमारे पास में dE आ जाता है, इस dl लेंथ पे जो चार्ज होंगे लैम्डा dl, उसकी वजह से इस पॉइंट P पे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे रिंग की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू the whole ring is equals to, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, equals to integral over the whole length, that is right from 0 to 2 pi r you can write, into dE cos theta। ये सारे पार्ट्स को हम एड अप करते जा रहे हैं। Since the charge distribution dl length is continuous, so for that reason we are taking integration dE cos theta। तो हमारे पास में dE की वैल्यू है ऑलरेडी, अब हम cos थीटा को लिखते हैं। तो ये ट्राइंगल हम यहां से कंसिडर करते हैं, और यहां पे cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस
So cos theta would be x upon a into dE. Now dE is this thing, तो हम इसको लिखते हैं lambda dl upon a square into integral from 0 to 2 pi r 1 upon 4 pi epsilon naught equal to E. अब हमारे पास में dl को छोड़ के बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर निकाल लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught lambda into x upon a cube integral from 0 to 2 pi r dl. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, L मिलेगा, लिमिट रखने पे 2 पाई r मिल जाएगा। सो हम डायरेक्टली लिखते हैं 2 पाई r इंटू लैम्डा एक्स अपॉन ए क्यूब इंटू लैम्डा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, अब यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं इस 2 पाई को इस 4 पाई से, लीविंग 2 ओनली। तो ये फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट into r upon you write r here into x upon a cube, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब हम आगे बात करते हैं, तो इस a की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम a को लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लेट मी मेक सम स्पेस, तो हमारे को यहां पे मिल जाएगा और E इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन दिस थिंग आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रूट 3/2 इट इज। तो इस तरीके से हमारे पास में ये मिल जाएगा। अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू वापस से प्लेस बैक करते हैं तो हमें मिल जाता है लैम्डा वाज q अपॉन 2 पाई r अर्लियर इंटू r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x अपॉन r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर पास टू 3/2। तो यहां से r और r कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू x अपॉन r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर पास टू 3/2। तो ये फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस होल चार्ज सर्कुलर रिंग मिल जाता है। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। सो फॉर द स्पेशल केसेस वी कैन से, suppose the point P, test point is right at the center. For the first special case, we can say special cases. Under that, very first, if P is at the center, that is, what can we say? That is, this small x is 0. If this is the case, then placing x to be 0 here, whole thing as in multiple to this 0 will make 0. So this therefore electric field is 0. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज कंडक्टर है उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो हम आगे बात करते हैं फॉर द सेकेंड केस, स्पेशल केस, इफ P is far away from the ring, so that अब अगर ये बहुत दूर हो गया तो x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा रेडियस के कंपैरिजन पे, so that x is much greater than r। तो इस कंसिडरेशन के साथ में हम r स्क्वेयर को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू x स्क्वेयर।
तो हमें क्या मिल जाता है, देयरफॉर E इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन x स्क्वेयर होल पास टू 3/2। तो 2 कटे आएगा, x क्यूब से x कटेगा। फाइनली वी हैव 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वेयर। तो ये कैसा हुआ, जैसे कि ये जो रिंग है हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और x डिस्टेंस पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की। सो विद दिस टॉपिक एंड्स हियर। अब हम एक लास्ट टॉपिक, आज का अगला टॉपिक लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट। तो लेट्स हैव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आज का अगला टॉपिक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हालांकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ an assembly of charges is the vector sum of electric field intensity taken at the point considering individual presence of charges in that field। तो हम इसको अगर समझें तो सपोज इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में सपोज ये चार्ज प्लस Q1 है जिसको हमने ए पॉइंट पे लिया हुआ है, और यहीं पे हमारे पास एक दूसरा चार्ज है माइनस Q2 जिसको हमने पॉइंट बी पे इसकी प्रेजेंस को अज्यूम किया हुआ है। अब हम एक टेस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं। टेस्ट पॉइंट हमारा से P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम इस Q1 चार्ज की प्रेजेंस को लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे, तो ये हमने E1 लिख लिया। अब हम इसकी प्रेजेंस माइनस Q2 चार्ज की अज्यूम करते हैं, तो जब माइनस Q2 चार्ज B पॉइंट पे रखा होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे आएगी वो आएगी इस B की डायरेक्शन पे, ये हमने लिखा E2। अब वेक्टर्स हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं टू हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डायगोनल। तो ये हमारे पास में E आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज करें, सपोज वी हैव an assembly of n charges present here in the field. Let we have n charges present and the net electric field at P is vector E will be the vector sum of E1 plus E2 plus dash dash En vector। अब हम अगर इनकी वैल्यूज को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 कॉमन होगा सभी में। इसके बाद सोर्स चार्ज हमने Q1 कंसिडर किया सबसे पहले, Q1 अपॉन डिस्टेंस। अभी हम विद रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन हम ये जो डिस्टेंस को ले रहे हैं ये R1P ले रहे हैं, तो ये हमने लिया R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस
इस सेकेंड चार्ज की वजह से Q2 अपॉन R2P स्क्वेयर इंटू R2P कैप प्लस इसी तरीके से nth चार्ज की वजह से हम क्या लिख सकते हैं Qn अपॉन RnP स्क्वेयर इंटू RnP कैप। तो इस तरीके से हमारे पास में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वेयर इंटू RIP कैप। So this is the net electric field using principle of superposition at P. Okay students, तो हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है मैं इसको जस्ट रीड आउट करता हूं। A pendulum bob of mass 80 milligram and carries a charge of 2 into 10 powers to minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 powers to 4 volt per meter. Calculate the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है मास ऑफ द बॉब इज गिवन, इट इज 80 मिलीग्राम। तो हम इसको पहले ग्राम में ले लेते हैं, 80 इंटू 10 पावर्स टू माइनस 3, फर्दर केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन चार्ज गिवन है हमारे पास में, चार्ज कैरीड बाय पेंडुलम बॉब 2 into 10 powers to minus 8 coulomb. Then horizontal acting electric field is given to us 2 into 10 powers to 4 volt per meter. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें निकालना है और इसके बाद में एंगल दैट इट मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये हमारा प्रॉब्लम है पहला। सबसे पहले हम इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। सपोज दिस इज द रिजिड सपोर्ट एंड वी हैव अ वर्टिकली सस्पेंडिंग बॉब। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज से दिस वन। नाउ देयर इज हॉरिजॉन्टली एक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज कैरी कर रहा है अपना, इस वजह से इस डायरेक्शन पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से। तो इसकी जो डिस्प्लेस पोजीशन है वो हम बनाते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द बॉब एंड दिस इज द ट्रेजेक्टरी दैट इट विल फॉलो। अब यहां पे टेंशन स्ट्रिंग पे टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये एंगल विद द वर्टिकल जो कि ये बनाएगा अपने डिस्प्लेस पोजीशन पे। इधर पे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लग रहा होगा इस डायरेक्शन पे QE। अब इसके बाद में mg जो होगा वो वर्टिकली डाउन लग रहा होगा, वेट ऑफ द बॉब। अब यहां पे ये एंगल अगर अपन कंसिडर करें तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं इस t को, तो t cos थीटा हमें ये मिलता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट टेंशन का मिलेगा हमें t sin थीटा। अब इस बॉब की इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें ये सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हम आगे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट पे, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब हमारे पास मिल जाएगा t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर
एंड टी कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। अब हम ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा आ जाएगा, जो कि हमें मिलेगा किसके बराबर, QE अपॉन mg के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास में है, हम इनको रख देते हैं। तो हमें मिल जाएगा चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन मास कितना दिया हुआ है बॉब का, 80 इंटू 10⁻⁻6, 3 and 3 6 इंटू जी की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 9.8। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 0.5102। लेट्स हैव tan इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो थीटा हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 0.5102 और ये परहैप्स आपको वैल्यू मिलेगी 21.03 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा पहला आंसर मिल जाता है। अब हम इस थीटा की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन पे रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में है T आ जाएगा। और टेंशन हम यूज करते हैं T इक्वल टू QE अपॉन साइन थीटा को। तो चार्ज हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन साइन थीटा हमारे पास में है 21.03। जब अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो टेंशन की वैल्यू मिलती है, इट इज 8.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। Actually, this theta you should check once again because this appears somewhat wrong. Actually, it will be around 27 के आसपास आएगा ये। यहाँ पे भी हम करेक्शन करते हैं 27.03। तो ये हमारे पास में फाइनली जो आंसर मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे। So let me just erase it so that we can have second question with us. तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए I'm just reading out the question. An electron falls through a distance of 0.015 meter in a uniform electric field of 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो डिस्टेंस मूव्ड है वो डिस्टेंस मूव्ड है 0.015 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में जो एक्ट हो रहा है इट इज 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो ये डायग्राम एक्चुअली हमें क्वेश्चन पे गिवन होगा। ये ए बी दो प्लेट्स हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो फर्स्ट ये नेगेटिवली चार्ज्ड है फर्स्ट केस में और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है
तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो इलेक्ट्रॉन यहां से डाउन आ रहा है और इसके बाद में ये हमारे को प्रॉब्लम गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पे शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप, बॉटम टू अप होगा और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फ्रॉम अप टू डाउन लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट से कितना एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, AE इक्वल्स टू एफ कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ कितना होगा, QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन है जो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्यू टू दिस फोर्स। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं और वो टाइम कितना लेगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे वो निकाल लेते हैं। नाउ the distance moved is d equals to ut plus half at square। तो ये हमारे पास में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हमने लिखा। अब ये u जीरो होगा, सिंस u इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, खाली ये दो हमारे पास में मिलेंगे। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर d इक्वल्स टू हाफ AE TE स्क्वायर। तो हमारे पास में TE की वैल्यू क्या रहेगी, यहां से 2D अपॉन AE, अंडर रूट भी ले लेते हैं TE। अभी हम क्या करते हैं, AE की वैल्यू को उठा के यहां पे रखते हैं, तो 2D इंटू ME अपॉन QE हमारे पास में फाइनली TE आ जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इस पे। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 2 इंटू पॉइंट D कितना दिया हुआ है 015 इंटू 9 point mass of electron 9.1 into 10 पास टू माइनस 31 अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 पास टू माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 2 into 10 पास टू 4। तो ये वैल्यूज सारी हमने इस पे प्लेस की एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस टाइम elapsed by electron during the travelings of this much distance। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2.9 into 10 पास टू माइनस 9 सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकेंड केस हम यूज करते हैं। तो सेकेंड केस में फॉर द प्रोटॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन में ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहता है, तो प्रोटॉन वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए इसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, और ये हमारा प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा होगा इस फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लग रहा होगा और फोर्स भी वो डाउनवर्ड ही एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके बाद में हम सेम इक्वेशन यूज करते हैं, और जब हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, सपोज TP, ये यहाँ पे खाली हमें सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। तो ये मिल जाएगा अंडर रूट 2D इंटू MP अपॉन QE। अब हम वैल्यूज को रखते हैं इस पे,
तो वैल्यूज हमारे पास में 2d कितना है 0.015 एज अर्लियर, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 पास -27, 1.67 into 10 पास टू -27 kg, charge on proton the same 1.6 into 10 pass to -19 into electric field again same 2 into 10 pass to 4. अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे you'll get 1.3 into 10 pass to -7 second. So it's quite clear. अगर हम कंपेयर करें कि टाइम टेकन बाय प्रोटॉन विद टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलेंस ऑफ द सेम डिस्टेंस इन द सेम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या मिलता है ऑन कंपेयरिंग वी हैव कि जो हैवियर पार्टिकल है प्रोटॉन दैट टेक्स मोर टाइम देन द इलेक्ट्रॉन, तो TP इज ग्रेटर देन TE। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था। सो लेट्स हैव थर्ड प्रॉब्लम विद अस नाउ। तो तीसरा प्रॉब्लम हम लेते हैं, दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग concepts cleared. Keep on practicing more and more problems so that your concepts are much more clear. Okay, so let's have third question. A particle A having a charge of 5 into 10 pass to -7 coulomb is fixed in a vertical wall. A second particle B of mass 100 gram and having equal charge is suspended by a silk thread of length 30 centimeter from the wall. The point of suspension is 30 centimeter above the particle A. Find the angle of the thread with the vertical when it stays in equilibrium. तो जब वो बी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा तब वो एंगल क्या बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, ये हमें निकालना है। तो हमें गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास में चार्ज गिवन है जो कि दोनों ए और बी पे सेम है, 5 into 10 पास टू -7 कूलम का चार्ज है। इसके बाद में हमारे पास में मास ऑफ बी पार्टिकल कितना गिवन है 100 ग्राम इंटू 10 पास टू -3 kg, हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में हमारे पास में थ्रेड का जो लेंथ है स्मॉल l वो गिवन है 30 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। और अब हम इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें अगर, तो सपोज हमारे पास में ये पॉइंट O है जहां पे वर्टिकल वॉल हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये हमारे पास में पार्टिकल A है, ये हो गया पार्टिकल A, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में एक दूसरा पार्टिकल B यहां पे सस्पेंडेड है, और इस चार्ज दोनों सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन पे डायरेक्टेड होगा। ये हमने फोर्स बना लिया। अब हमारे पास में सपोज ये टेंशन होगा स्प्रिंग का, सिल्क थ्रेड का, और ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है जो हमें निकालना है। थीटा हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक इसके 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। सपोज हमारा जो एक्सिस है वो है ये एक्स डैश एंड एक्स, दिस इज एट 90 डिग्री विद दिस 90 डिग्री। अब हमारे पास में ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमने θ/2 लिखा। इसके बाद ये जो एंगल आएगा हमारे पास में,
ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा बाय 2, एंड देन इस बी पार्टिकल का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउन एक्ट कर रहा होगा mg। तो हम अगर इस एंगल की बात कर लें तो ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा ये एंगल मिल जाएगा। तो हम अगर इस mg को रिजॉल्व करें तो इस mg को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसके अराउंड जो mg का कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा इसके अराउंड। इसी तरीके से अगर हम इस t को रिजॉल्व करें, इस t को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस f को रिजॉल्व करें तो इस f का जो कंपोनेंट आएगा इसके अराउंड वो आएगा हमारे पास में f cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो हमने दो, एक वेट को और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिजॉल्व किया इस x और x डैश एक्सिस के अलाउंग, तो हमारे पास में ये मिल जाता है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या देखेंगे कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम हमें ये फोर्स F cos थीटा बराबर होगा mg cos 90 माइनस थीटा के, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो इसको हम लिख देंगे mg साइन थीटा। फिर साइन थीटा को हम आइडेंटिटी यूज करके लिखेंगे 2mg साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा f cos थीटा बाय 2। यहां से cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कट हो जाएगा। अब हम आगे लिख सकते हैं इसको f अपॉन 2mg इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब हम इस f की वैल्यू निकालते हैं, तो हियर f will be equal to 1/4 pi epsilon नॉट की जगह हमने यूज कर लिया 9 into 10 पास टू 9 into Q1 Q2। अब इस पे और इस पे चार्ज सेम है तो Q1 भी वही है 10 पास टू -7 और Q2 भी वही है, सो स्क्वायर ऑफ इट अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, AB स्क्वायर। तो ये हमारे पास में f आ जाएगा। अब हम इस AB की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 into OA, where AB equal to हम लिख सकते हैं 2 into OA into sin थीटा बाय 2। ये हमारे पास में AB की वैल्यू आ जाएगी 2OA sin थीटा बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू हम वापस से यहां पे रखते हैं, तो हमारे पास में therefore f आ जाएगा 9 into 10 पास टू 9 into 5 5 25 into 10 पास टू -14 अपॉन 2 to the 4 AB square, so it is 4 into OA is given to be 30 सेंटीमीटर। तो हम ये 30 सेंटीमीटर को मीटर में 30 इंटू 10 पास टू -2 मीटर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 इंटू 10 पास टू -2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये OA की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने और इसके बाद 2 to the 4। अब हम इस वैल्यू को उठा के यहां पे प्लेस कर सकते हैं और साथ में ये इक्वेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहां पे, therefore sin थीटा बाय 2 इक्वल टू f, ये पूरी वैल्यू ले लेते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा
9 into 25 into 10 पास 2 minus 5 upon 4 into 3 3s are 9 into 10 pass 2 minus 2 into sine square theta by 2 into this is the value of f till now. अभी यहाँ पे 1/2 mg मल्टीपल में आएगा into 1/2 into mass. Mass is given to be 100 into, so we can write mass 10 pass 2 minus 1 into gravity is 9.8, तो हम इसको लिख सकते हैं 9.8. अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय 2. अब ये जो रिमेनिंग चीज है इसका जो सोल्यूशन आएगा इट इज 0.0032. इसको आप चेक करिएगा, यू जस्ट वर्क आउट बाय योर ओन. You'll get 0.0032 on RHS, and this sine square theta by 2 goes to this on cross multiplication, making sine cube theta by 2. अब क्यूब रूट हम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास में साइन थीटा बाय 2 की जो वैल्यू आ जाती है 0.15. अब साइन इनवर्स हम ले लें तो थीटा बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 0.15. तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 8.63. सो थीटा इज नाउ 17.26. तो इस तरीके से ये जो एंगल विद द वर्टिकल है वो हमें ये मिल जाता है. सो विद दिस वी एंड अप टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed. So do like my channel and subscribe it.